इसके पहले वाली वीडियो में जब हम लोगों ने शुरुआत किया था अपने इस चैनल पे, पहली वीडियो थी हमारी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को बता रहे हैं सारी चीज़ें। क्योंकि डीएलएड में टेंस है तो टेंस के लिए हमें सबसे पहले 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं उनसे परिचय हमें प्राप्त करना होगा। और उसी कड़ी में, उसी क्रम में हम लोग टेंस के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सकारात्मक वाक्य का हम लोगों ने अध्ययन किया था। और इसके बाद सकारात्मक वाक्य जब हमने पढ़ लिया था तो उसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। इसके पहले जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे बताया था कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमने बताई थी कि वाक्यों के अंत में ता ती ते के पश्चात है हूँ हो सामान्य अवस्था में हमेशा आते रहते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि हिंदी में जैसे अगर वाक्य लिखा है कि वह जाता है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में ता ती ते है हूँ हो दोनों आया है, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ता ती ते के पश्चात हैं हूँ हो। अब जब हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू लगेगी और डज लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, डू लगेगा, डज लगेगा। डू लगेगा प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए। अब प्लूरल में यू हो सकता है, दे हो सकता है, स्टूडेंट्स, etc। जितनी भी चीज़ें बहुवचन में होती हैं यानी जिनकी गणना 1 से अधिक हो उन्हें प्लूरल माना जाएगा और उनके साथ डू लगेगा। और डज लगेगा सिंगुलर के साथ, डज लगेगा सिंगुलर के साथ। अब देखिए सिंगुलर क्या होता है, जैसे आई हो गया, ही हो गया, राम हो गए, सीता हो गई, etc। जहाँ भी चीज़ें गणना में केवल एक ही हो वहाँ आप सिंगुलर, और 1 से अधिक। इंग्लिश में अगर हम संस्कृत में जाएंगे तो वहाँ पर द्विवचन भी होता है, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशली, तो इंग्लिश में 1 से अधिक होने पर प्लूरल और 1 होने पर सिंगुलर। प्लूरल के साथ लगेगा आपका डू और सिंगुलर के साथ लगेगा आपका डज। बाकी चीज़ें हम लोग वाक्यों के माध्यम से सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सीखेंगे। देखिए जैसे अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर बताएंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है निगेटिव सेंटेंस का, लेकिन पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। डीएलएड के जो प्रश्न आते हैं उसमें हमेशा ही पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन को बदलिए। टेंस जैसे डीएलएड में कोई क्वेश्चन इस तरह आता है कि ही गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, कह देगा इसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलिए। तो जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा तब तक हम लोग इसको नहीं बदल सकते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है। देखिए निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है कि जहाँ पर नहीं शब्द आ जाए। राम स्कूल नहीं जाता है, देखिए यही नहीं है जो इस वाक्य को, पूरे वाक्य को नकारात्मक बना देता। अगर इसी वाक्य को सकारात्मक रखना होता तो नहीं हटा देते, पूरा का पूरा वाक्य अफर्मेटिव, लेकिन नहीं लग जाने से पूरा का पूरा वाक्य
निगेटिव हो जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तब उस समय स्ट्रक्चर बना था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर लिखेंगे मेन वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे अदर। ये हम लोग जब पॉजिटिव सेंटेंस का पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया था। लेकिन अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आ रही हेल्पिंग नहीं शब्द आ जा रहा है, तो नहीं को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, यानी नॉट यहाँ लिख देंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, नॉट हो जाएगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। ये स्ट्रक्चर है आपका निगेटिव सेंटेंस का। हेल्पिंग वर्ब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज। राम स्कूल नहीं जाता है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। देखिए कौन स्कूल नहीं जाता है, तो कौन से जब प्रश्न करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। कौन स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी राम। राम हेल्पिंग वर्ब, अब राम एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, राम डज। फिर नॉट, राम डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया यहाँ पे स्ट्रक्चर में, उसी के हिसाब से हमने सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट रखा। फिर हेल्पिंग वर्ब, डू अथवा डज में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो चूंकि डू प्लूरल के लगेगा, डू प्लूरल के लिए लगेगा और डज सिंगुलर के लिए लगेगा। राम है सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर डज लगा दिए। उसके बाद नहीं के लिए नॉट, मेन वर्ब यानी जाना जो मुख्य क्रिया है उसके लिए फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। ये सारी चीज़ें जो है हेल्पफुल हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा। राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। फिर दूसरा वाक्य देखिए, सीता गाना नहीं गाती है। सीता does not sing song। देखिए सीता गाना नहीं गाती है। सीता कौन गाना नहीं गाती है, सीता गाना नहीं गाती, यानी सीता क्या हो गई, सब्जेक्ट। सबसे पहले सीता लिख लिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, सीता एक वचन है, सीता एक वचन है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डज ही लगाएंगे क्योंकि एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू। सीता डज, फिर नॉट आया तो यहाँ पर नॉट लिख दिए। मेन वर्ब है गाना, सिंग सॉन्ग, सॉन्ग है आपका ऑब्जेक्ट। सीता डज नॉट सिंग सॉन्ग, सीता गाना नहीं गाती है। दूसरा वाक्य देखते हैं, और हर सेंटेंस का 2 से 3 एग्जाम्पल हम आप लोगों को कराएंगे। उसके बाद जब एक वीडियो, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 20 से 25-30 प्रश्न ऐसे करवाएंगे जिसमें केवल एग्जाम्पल होंगे। तो वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों की जो एग्जाम्पल को लेकर है कि कम एग्जाम्पल यहाँ पर कराया जा रहा है, लेकिन जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे जिससे आपकी जो भी थोड़ी बहुत और समस्याएं बची हैं सारी क्लियर हो जाएंगे। देखिए और एग्जाम्पल, वे लोग
वे लोग स्कूल क्यों नहीं स्कूल नहीं जाते हैं। वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, कौन स्कूल नहीं जाता है, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वे लोग। अब वे है प्लूरल, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू। लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं दे। अब इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज, इसमें से क्या लगेगा, तो डू प्लूरल के लिए, और ये प्लूरल है तो दे डू। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट लगेगी, दे डू नॉट गो। मेन वर्ब गो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टू स्कूल। वे दे डू नॉट गो टू स्कूल। वे लोग की अंग्रेजी यहाँ पे दे ही लिखेंगे, दे डू नॉट गो टू स्कूल। 3 एग्जाम्पल हुए। अब इसके बाद जब हम अगली वीडियो में एग्जाम्पल करवाएंगे तो उसमें सारे एग्जाम्पल रहेंगे, यानी 20, 25, 30 जो भी हो सकता है वीडियो में सब करवाएंगे, ताकि आप लोगों की समस्याएं जो भी रहेंगी क्लियर हो सकें। अब एक कंडीशन और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेगेटिव सेंटेंस में ही उस कंडीशन को रखते हैं। इसको अगर नेवर कि नेवर का प्रयोग कैसे करेंगे, नेवर का प्रयोग कैसे करेंगे जब वाक्य में कभी नहीं आ जाए, वाक्य में कभी नहीं आ जाए, तब उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे करेंगे। जैसे वे कभी नहीं झूठ बोलते हैं। वे कभी नहीं झूठ बोलते हैं। देखिए लास्ट में ता तीते में से ते आया और है आए हैं, और वे कभी नहीं यानी कभी नहीं यहाँ पे आया है। इसका अनुवाद देखिए कुछ इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दे नेवर टेल अ लाई। दे नेवर टेल अ लाई। दे नेवर टेल अ लाई। देखिए नेवर की जब कंडीशन आए तो उसमें क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कि नेवर भी मैंने कभी नहीं जब वाक्य में आ जाए तो उसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज का प्रयोग नहीं करते हैं। उसको सामान्यतः नेवर लगाएंगे, और जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं ठीक उसी तरीके से करेंगे। इसका स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं आप लोग, नेवर का देख लीजिए। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी वाक्य हो अफर्मेटिव और नेगेटिव का इसमें सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, नेवर लिखेंगे, मेन वर्ब में एस अथवा ई एस जब जरूरत हो इसकी, यानी एक वचन करता हो तो यस अथवा ई एस को लगाएंगे, बहुवचन होगा तो नहीं लगाएंगे। नेवर प्लस मेन वर्ब में यस अथवा ई एस, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर। नेवर वाली कंडीशन में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर नेवर, मेन वर्ब में यस अथवा ई एस, यानी जब सब्जेक्ट आपका बहुवचन रहेगा तो कोई भी यस अथवा ई एस नहीं लगेगा, और एक वचन रहेगा तो यस अथवा ई एस लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा। देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से इस सेंटेंस को देखिए। वे कभी नहीं झूठ बोलते हैं, सबसे पहले आया सब्जेक्ट यानी दे आया, फिर कभी नहीं की अंग्रेजी लिखे नेवर। झूठ बोलना की अंग्रेजी होती है टेल, यानी बोलना एक क्रिया है, मुख्य क्रिया। दे नेवर टेल अ लाई,
वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, डू अथवा डज का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए एक वचन वाले में देख लीजिए जहाँ पे यस अथवा यस लगेगा, वह कभी नहीं झूठ बोलता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट यानी ही, फिर लिखेंगे नेवर, ही नेवर। इसके बाद बोलना की अंग्रेजी क्या होगी, टेल लिखेंगे, टेल्स। अब देखिए यहाँ पे यस लगा देंगे क्योंकि एक वचन है, इसीलिए ही नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी नहीं झूठ बोलता है। अब इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ पे हम उसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब हम पूरा का पूरा टेंस हम खत्म कर लेंगे यानी 12, उसके बाद जो भी बीटीसी में जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं, बीटीसी या कहिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी प्रश्न प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, उनको हम पूरा एक वीडियो बना के उसी पे आधारित रहेगा, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, ताकि आप लोगों को जब एग्ज़ाम में बैठे और प्रीवियस क्वेश्चन आए वहाँ पे तो आप लोग उसको आसानी पूर्वक हल कर सकें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से उसका अनुवाद हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए आ सकता है, यानी इसका हिंदी में स्ट्रक्चर क्या होगा, हिंदी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार का होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में देखते हैं। जैसे देखिए पहले, जब प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ इत्यादि। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस प्रकार के वाक्य, जब मतलब इस प्रकार के शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द, ये पूरे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ वाक्य के शुरू में आए। एक तो ऐसा वाक्य होता है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, क्या वह बाजार जाता है। देखिए क्या यहाँ पे शुरू में आया है, पूरा का पूरा वाक्य प्रश्नवाचक है। क्या सीता गाना गाती है। क्या राम स्कूल
नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए क्या वह बाजार जाता है, देखिए यहाँ पे शुरू में आया। क्या सीता गाना गाती है, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आया। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, यह भी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य है। और क्या आया इसलिए प्रश्नवाचक है, नहीं आया इसलिए नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। अब एक तो ये वाक्य हो गया कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए। और दूसरी कंडीशन देख लीजिए क्या है, इसको कुछ करना नहीं, इसको दूसरी कंडीशन बना देते हैं। देखिए कि वाक्य के बीच में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। देखिए, वह बाजार क्यों जाता है, ये हो गया वह प्रश्नवाचक वाक्य जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे आए, वाक्य के बीच में आए। वह बाजार क्यों जाता है, सीता गाना क्यों गाती है, सीता गाना क्यों गाती है। राम स्कूल नहीं जाता है, तो इसको बना दीजिए प्रश्नवाचक ही, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। देखिए, ये पहली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा जब यह शब्द वाक्य के शुरू में आए, और दूसरी कंडीशन वाक्य के बीच में आए। वह बाजार क्यों जाता है, देखिए यहाँ पे बीच में आया। अब हम लोग क्रम से सबसे पहले टाइप 1 का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, उसके बाद टाइप 2 का। सबसे पहले टाइप फर्स्ट का देखते हैं। इसका हम सीधे स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ लेंगे कि क्या है। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट को ब्रैकेट में रखते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल में यानी सेंटेंस में नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जो भी समस्या आप लोगों को आती है कि क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, क्या कैसे है, उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और जो भी आपके मित्र हैं डीएलएड के, जो डीएलएड में हैं इस समय अध्ययनरत हैं, उन्हें यह वीडियो ज़रूर इसका लिंक भेजिए। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह स्कूल जाता है। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वह के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज ही। फिर सब्जेक्ट ही, नहीं इसमें आया नहीं इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। डज ही गो टू स्कूल। दूसरा वाक्य देखिए, क्या वे लोग खाना खाते हैं। इसको देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यहाँ वे लोग यानी बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू दे। सब्जेक्ट हो गया दे। फिर इसके बाद मेन वर्ब यानी ईट, डू दे ईट द फूड। डू दे ईट फूड, क्या वे लोग खाना खाते हैं। ये टाइप फर्स्ट का हो गया जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आते हैं वाक्य के। अब टाइप सेकंड हम लोग देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं। टाइप सेकंड का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है तो फिर कोई भी वाक्य रहे उसकी पहचान करिए
और तुरंत उसका आप लोग ट्रांसलेशन कर दीजिए। टाइप सेकंड देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, अगर कोई कंडीशन आया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं आया रहेगा तो नहीं लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए कि वह स्कूल क्यों जाता है। वह स्कूल क्यों जाता है, सबसे पहले देखिए बीच में आया है टाइप सेकंड की पहचान क्वेश्चन वर्ड, यानी इसी की अंग्रेजी, इसी क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, क्यों, कब, कैसे, क्या। अब इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वाई। अब वह के लिए हेल्पिंग वर्ब डज, वाई डज। अब सब्जेक्ट ही, फिर देखिए मेन वर्ब, फिर स्कूल। Why does he go to school? अब ये आपका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वह खाना वे खाना क्यों खाते हैं। क्वेश्चन मार्क। देखिए क्यों की अंग्रेजी वाई, हेल्पिंग वर्ब वे के लिए लग जाएगी डज, वाई डज दे ईट फूड, वाई डज दे ईट फूड, वे खाना क्यों खाते हैं। अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं। जब इसके बाद अगली वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा एग्जाम्पल हम आप लोगों को करवाएंगे। इसमें जितना संभव हो सकेगा उतना क्वेश्चन दे लेंगे, और जो आपकी तैयारी में, जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्योंकि कुछ ही दिन बाद लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा उसके कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तब आप इस समय घर पे अपने बैठे हैं और बहुत सारे दोस्त जिनको आप जानते हैं उनके यहाँ इस वीडियो को भेजिए, क्योंकि सभी लोग इस समय अपने घरों पे ही हैं। तो सब लोग अपनी इंग्लिश की तैयारी यानी इंग्लिश ग्रामर DLED 4th सेमेस्टर का तैयारी कर सकें, और जिससे उनको एग्ज़ाम में जब जाएं तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उन्हें मिले। धन्यवाद।